इंडस वैली सिविलाइजेशन मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, यानी मातृसत्तात्मक जो है वो समाज था। दूसरी बात, यहाँ के सोसाइटी में जो डिफरेंसेस थे वो आर्कियोलॉजिस्ट को या आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ के सोशल डिफरेंसेस को इनके लग्जीरियस गुड्स के यूज़ पे या इन्फीरियर गुड्स के यूज़ पे, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे गुड्स मिले हैं जिनके नंबर्स ऑफ कलेक्शन या जो कम संख्या में मिले हैं या तो बहुत ही प्रीशियस मेटल्स के बने हुए मिले हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं कि समाज में जो है कुछ वर्ग, उच्च वर्ग भी था जो इन सब जो है लग्जीरियस मेटल्स से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करता था। और इसके बाद यहाँ के बरियल्स को के अध्ययन को जो पढ़ने के बाद, उसको जो ऑब्ज़र्व करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि यहाँ के जो है क्रीमेशन सिस्टम में भी जो है डिफरेंसेस थे ऑन द बेसिस ऑफ लोअर एंड हायर सोसाइटी। अब इसके बाद हम यहाँ की पॉलिटी को भी देखते हैं कि इस सोसाइटी में पॉलिटी या पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। अब हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में जो सिटिडल टाउन था वो सेंटर ऑफ सॉवरिन पावर था। सेंटर ऑफ सॉवरिन पावर, यानी कि रूलर जो किंग हुआ करते थे या जो हेड हुआ करते थे सोसाइटी के, वो जो है इस टाउन में जो है रहते थे। यानी कि जो सॉवरिन पावर यानी कि रूल डिसीजन मेकिंग की जो फाइनल पावर थी, वीटो पावर, ये सिटिडल टाउन में रहने वाले लोगों के पास थी। इसके बाद जो मिडिल टाउन था उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहते थे, यानी ऑफिसर्स जो पर्टिकुलर वहाँ के सिस्टम से रिलेटेड थे, वो जो है मिडिल टाउन यानी कि लोअर टाउन और सिटिडल टाउन के बीच में रिसाइड करते थे। अब इसके बाद जो ट्रेजरी हुआ करता था वो ग्रेनरी जो है यहाँ की ट्रेजरी थी, यानी राजकोष। क्योंकि उस समय जो है जो ग्रेन्स होते थे उन्हीं को एज ए टैक्स सिस्टम जो है कलेक्ट किया जाता था। फिर इसके बाद जो है बड़े बड़े जो है ग्रेनरी, जैसे कि मोहनजोदारो में जो ग्रेनरी मिला हुआ है, वैसे ग्रेनरी हड़प्पा में भी ग्रेनरी जो है बहुत सारे मिले हुए हैं। तो वो जो है एक ट्रेजरी का वर्क करते थे जिसमें जो है टैक्स के रूप में ग्रेन्स का कलेक्शन किया जाता था, और उसके बाद चाहे जो है वेजेस को देना हो लेबरर्स के, या जो है इमरजेंसी प्रोविज़न के लिए यूज़ करना हो, इन ट्रेजरी से जो है ग्रेन्स का यूज़ किया जाता था। इसके बाद यहाँ का जो टैक्स सिस्टम था वो टैक्स कलेक्शन ग्रेन में होता था। ग्रेन्स में जो है टैक्स का कलेक्शन किया जाता था। और सुरकोटदा में जो है स्टैंडिंग आर्मी मिली है। इसका मतलब ये था कि यहाँ जो है इसके पॉलिटिकल सिस्टम में जो राजा होता था या किंग जो हेड होता था उसके पास स्टैंडिंग आर्मी भी होती थी। सुरकोटडा में जो है इसके एविडेंस मिले हुए हैं स्टैंडिंग आर्मी के। और इसके बाद यहाँ की सोसाइटी के फीचर्स में, यानी पॉलिटिकल सोशल फीचर के में एक और फीचर्स है कि यहाँ पे कोई भी टेम्पल और रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है नहीं होता था।
यानी कि यहाँ पे कोई भी टेम्पल या रिलीजियस स्ट्रक्चर फाउंड या रिमेन्स उसके नहीं मिले हैं। तो अब सोशल सिस्टम को देखने के बाद आइए हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के को देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो महत्वपूर्ण इनकी एक्टिविटीज़ थी वो बीड मेकिंग मतलब जो माला बनाई जाती थी, मनका जिसको कहते थे। तो ये बेसिकली जो है स्टेटाइट इन सब मेटल्स, इन सब प्रीसियस जो है स्टोन और जो है धातुओं से बनती थी। कार्निनाइल एक जो है रेड कलर का स्टोन होता है जिससे जो है बीड मेकिंग होती थी। दूसरी बात गोल्ड से भी बनता था, गोल्ड भी यूज़ किया जाता था, कॉपर भी यूज़ किया जाता था, ब्रॉन्ज भी यूज़ किया जाता था। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है बीड मेकिंग के लिए ये सब जो है मेटल्स और जो है स्टोन्स यूज़ किए जाते थे। दूसरी बात सील मेकिंग, सेल कटिंग, वेट मेजर्स मेकिंग, यानी वेट के बहुत सारे जो टूल्स होते थे वो हड़प्पा वासी जो है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में बनाते थे। दूसरा जो मेन एक है वो मेटल वर्किंग होता था, यानी कि मेटल वर्किंग में डिफरेंट टाइप्स के जो है आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि डांसिंग गर्ल एक मेटल की मिली है, वो भी एक एग्जांपल देती है कि उस समय जो है मेटल वर्किंग में बहुत सारे टॉयज़ या जो है बीड्स या सील जो है डिफरेंट टाइप्स की बनती थी मेटल वर्किंग में, यानी कि उनको जो है मेटलर्जी के बारे में भी मालूम था। अब इसके बाद जो कि ये सारी चीज़ें जो बनती थी यही इनके जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या थी, माध्यम थी, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेस ये सारी चीज़ें थी। और अगर हम कुछ चीज़ों को इंक्लूड करें तो जैसे पोट्री मेकिंग, टेराकोटा, इत्यादि जो है ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सम्मिलित थी। बाकी कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी होता था जिसको भी जो है वो डिफरेंट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल जो है ट्रेड करने के लिए यूज़ करते थे। अब इसके बाद इनके इस मेन जो है वर्किंग या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस को देखने के बाद ये जो प्रोडक्शन जिनके माध्यम से जो है प्रोडक्ट बनाते थे ये लोग क्या क्या वर्क करते थे। अब हम जो है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम को देखते थे कि ये अपने वस्तुओं को कैसे जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो है बेचने के लिए ले जाते थे या उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे आसान जो या सबसे प्रचलित जो तरीका था वो बुलक कार्ट था। बुलक कार्ट जो कि रोडवेज के लिए यूज़ किया जाता था और इनर ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता, यानी कि सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन के आंतरिक व्यापार के लिए बुलक कार्ट का यूज़ किया जाता था। वो चाहे किसी चीज़ को इंपोर्ट करना होता था या कहीं दूसरी जगह से लाना होता था। जैसा कि आगे अभी बताएंगे कि कुछ इन सब चीज़ों का या मेटल वर्किंग, सेल कटिंग, सील मेकिंग, बीड मेकिंग में जो मेटल्स यूज़ होते थे, जो स्टोन यूज़ होते थे, वो कहीं ना कहीं से ये लोग जो है लाते थे। तो लाने और
चीज़ों को किसी दूसरे मार्केट में या दूसरे जगह पे ले जाके बेचने में जो है बुलक कार्ट का इंटरनल ट्रेड के रूप में किया जाता था, ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम। दूसरा अगर माध्यम देखें तो रिवराइन रिवर रूट होते थे। रिवर रूट में इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो इनकी ट्रिब्यूटरी थी और इंडस रिवर, उसके जो है रिवर रूट से जो है ये ट्रेड करते थे। नेक्स्ट इसके बाद इनके सी रूट भी होते थे। सी रूट से भी जो है ट्रेड होता था, जैसे कि अरबियन सी से होते हुए ये ओमान, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इन सब जो है सिविलाइजेशन में या एरियाज़ में भी जो है एक्सटर्नल ट्रेड करते थे, तो सी रूट से बेसिकली करते थे। अब इसके बाद इनके ट्रांजैक्शन के माध्यम को देखते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन के बाद मेन इनका क्या ट्रांजैक्शन का माध्यम था, या कैसे जो है एक वस्तु का या दूसरे वस्तु का ये सेलिंग और परचेजिंग करते थे। तो उस समय कोई मेटालिक मनी नहीं होती थी, देयर वॉज नो मेटालिक मनी। और ये ट्रेड किस में करते थे? बार्टर सिस्टम में करते थे। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली जो है उस समय विकसित थी, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान या एज ए ट्रांजैक्शन जो है ट्रेड में किया जाता था। अब इसके बाद अगर हम विभिन्न जो है स्थानों के पे पाए गए सील्स, चाहे वो जहाँ पे इंडस वैली का जो है एक्सपोर्ट होता है उस स्थान की बात करें, या जहाँ से ये इंपोर्ट करते थे, तो कुछ इंपोर्ट वाले एरियाज़, यानी कि विभिन्न जो है एरियाज जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, राजस्थान, मेसोपोटामिया, इजिप्ट की कुछ सील्स या मुहरें जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के विभिन्न जो है साइट्स रिमेन्स के रूप में मिली हैं। तो उसके बेसिस पे जो है ये अनुमान लगाया गया कि इनका एक्सटर्नल ट्रेड कनेक्शन भी था, चाहे वो अफ़गानिस्तान से रहा हो या बहरीन से रहा हो या ओमान से रहा हो या जो है ईरान से रहा हो या बलूचिस्तान से रहा हो या मेसोपोटामिया जो कल्चर थी उसके जो टेक्स्ट हैं या उनके जो रिमेन्स हैं उनसे भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ट्रेडिंग रिलेशन उनसे भी था। इजिप्ट के भी जो है रिमेन्स से पता चलता है, वहाँ भी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुहरें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ भी जो है इकोनॉमिक ट्रेड जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का होता था। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के आर्टिफैक्ट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की मेटल या स्टोन वो किन किन जगहों से इंपोर्ट करते। तो विभिन्न प्रकार के एक्सपोर्ट मटेरियल जैसे कि बीड्स या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो या मेटलर्जिकल प्रोडक्ट हो या पॉटरी रही हो या टेराकोटा हो या टॉयज़ रहे हो या बहुत सारे एनिमल्स के फिगर्स रहे हो और या तो वेटिंग सिस्टम रहा हो, तो डिफरेंट टाइप्स के आर्टिफैक्ट का वो जो है एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब आइए हम देखते हैं कि हड़प्पन के क्या क्या इंपोर्ट्स थे और वो किन किन प्लेसेस से उनका इंपोर्ट करते थे। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बेसिकली वो जो है साउथ इंडिया के कोलार, अफ़गानिस्तान, और ईरान से जो है वो गोल्ड का इंपोर्ट करते थे और गोल्ड को लाने के बाद यहाँ पे जो है मेटल वर्किंग करके वो डिफरेंट टाइप्स के आर्टिफैक्ट को बनाते थे और फिर डिफरेंट प्लेसेस पे उसका एक्सपोर्ट करते थे।
नेक्स्ट इसके बाद कॉपर। कॉपर की जो सबसे फेमस थी वो खेतरी माइन, जो कि राजस्थान में थी है, यानी कि राजस्थान से वो जो है खेतरी माइन से जो है कॉपर का इंपोर्ट करते थे, और बलूचिस्तान। सेकेंड जो है इनका कॉपर इंपोर्ट्स का एक प्लेस था। नेक्स्ट इसके बाद इम्पोर्टेंट जो इनका मेटल इंपोर्ट का था वो टिन था। टिन का जो है बेसिकली ये इंपोर्ट अफ़गानिस्तान और ईरान से करते थे। नेक्स्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट मेटल इनका था लपिस लजूली। लैपिस लजूली एक जो है डीप ग्रीन ब्लू कलर की जो है स्टोन होता है मेटामॉर्फिक रॉक का, और इसका उपयोग जो है प्रीसियस या सेमी प्रीसियस जो है गुड्स बनाने में किया जाता था। और ये एक जो है विभिन्न प्रकार के जो है गिफ्ट, उस समय गिफ्ट देने में भी यूज़ किए जाते थे। दूसरी बात ये जो एक्सटर्नल ट्रेड का ट्रांजैक्शन का एक माध्यम भी था, यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड के लिए भी लपिस लजूली का यूज़ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया जाता था, और ये बेसिकली जो है अफ़गानिस्तान से ही आता था। नेक्स्ट जो इनका इम्पोर्टेंट था वो स्टेटाइट था। स्टेटाइट का जो इस्तेमाल बेसिकली बीड्स बनाने में करते थे। बीड्स जो है बनता था जैसे कि 2 स्टोन के, या तो क्यूबिक रेक्टेंगुलर शेप होते थे, जिनको फिर इसके बाद वो ऐड करके विभिन्न प्रकार के बीड्स बनाते थे। तो उन स्टोन को ऐड करने के लिए जो है स्टेटाइट का यूज़ या इसके पाउडर का यूज़ किया जाता था। तो स्टेटाइट जो है वो ईरान से आता था। इसके बाद इन जो बिटूमिन भी एक इम्पॉर्टेंट जो है मेटल थी, जो बलूचिस्तान या और मेसोपोटामिया से आता था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेड भी जो है, इनको लेड का भी ज्ञान था। इन मेटल्स को जो है ध्यान दीजिएगा, इन सारी चीज़ों का इनको नॉलेज था। और लेड का जो है इंपोर्ट ये साउथ इंडिया से करते थे, यानी कि जो ट्रेड रिलेशन था वो चाहे इंपोर्ट के माध्यम से हो या एक्सपोर्ट के माध्यम से हो, वो सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट या इनके इंटरनल पार्ट में ही नहीं था, एक्सटर्नल भी ट्रेड इनका था, चाहे वो मेसोपोटामिया से हो, इजिप्ट से हो, ईरान से हो, अफगानिस्तान से हो, या विद इन साउथ इंडिया से हो, राजस्थान से हो। तो ये डिफरेंट जो है इनके इंपोर्ट सेंटर से, जहाँ से डिफरेंट टाइप्स के जो है अपने रॉ मटेरियल का ये जो है इंपोर्ट करते थे, और फिर आर्टिफैक्ट बना के डिफरेंट जो है प्लेसेस पे उसको जो है सेल करते थे, और अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करते थे। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो है ट्रेड स्टेशन होते थे, जिसमें 3 जो है इम्पोर्टेंट ट्रेड स्टेशन जो है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में यानी एक्सटर्नल ट्रेड में होता था। जो 3 इम्पोर्टेंट ट्रेड स्टेशन थे, ट्रेडिंग स्टेशन, वो पहला मकान, सेकेंड दिलमुन, और थर्ड मेलुहा। मकान का मतलब होता था जो है मकरान कास्ट ऑफ ओमान से।
दिलमुन का मतलब होता था बहरीन ऑफ पर्शियन गल्फ। और मेलुहा से मतलब होता था इंडस। यानी ये तीन जो है उस समय के ट्रेडिंग स्टेशन थे। कौन कौन से? मकान, दिलमुन और मेलुहा। मेलुहा मतलब इंडस। ये जो है मेसोपोटामिया के टेक्स्ट से इन तीनों जो है प्लेसेस के बारे में जानकारी मिली। तो मेलुहा से ये पता चलता है कि इंडस का भी डिस्क्रिप्शन वहाँ के टेक्स्ट में मिलता है, एज वेल एज वहाँ पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स भी मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड था वो इन सभी जो है क्षेत्रों से था, चाहे वो एक्सटर्नल ट्रेड हो या इंटरनल ट्रेड हो। अब इसके बाद ट्रेड या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखने के बाद अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस जो है फीचर्स को देखते हैं, यानी रिलीजन उनका कैसा था इसको देखते हैं। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन की बात करें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक सेकुलर सोसाइटी थी। सेक्युलर सोसाइटी मतलब कोई एक विशेष उनका रिलीजन नहीं था, बहुत सारे जो है रिलीजन धर्म जो है वो पाए जाते थे। दूसरी बात, नो टेम्पल, कोई टेम्पल जो है नहीं, उसके रिमेन्स नहीं पाए गए। इससे पता चलता है कि वहाँ पे टेम्पल जो है वो नहीं होते थे। नेक्स्ट जो है आइडोलेट्री जो है वर्शिप होता था, यानी आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा भी जो है यहाँ पे होती थी। यानी कि अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो जो ग्रेट बाथिंग मिला है, यानी ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला? मोहनजोदारो में। वहाँ के रिचुअल से पता चलता था कि वो एक रिलीजियस रिचुअल्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता था, जिसमें लोग जो है स्नान करते थे, फिर इसके बाद अपने जो है वर्शिप वगैरह को करते थे। यानी कि वहाँ पे आइडोलेट्री जो है वो प्रैक्टिस की जाती थी। नेक्स्ट अगर हम जो है उसके रिलीजियस फीचर्स में देखें तो मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। दूसरा पशुपति महादेव, या जिसको प्रोटो शिवा कहते थे। इनका वर्शिप करते थे लोग। इसके बाद वो लिंगम की भी पूजा करते, जिसको फैलस कहते थे। और योनि, जिसको कल्ट ऑफ फर्टिलिटी कहते थे, यानी फर्टिलिटी की देवी योनि की भी पूजा वो लोग करते थे। और अगर जो है नेक्स्ट वर्शिप के माध्यम को देखें तो वो पीपल के ट्री की भी पूजा करते थे। इसके बाद हम्प्ड बुल जो है इनके यहाँ बहुत ही रिस्पेक्टेड था। हम्प्ड बुल यानी कुबड़ वाला जो सांड था वो इनके यहाँ बहुत ही पूजनीय था। और ये कुछ बर्ड्स की भी पूजा करते थे। और वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, जिसको राइनोसोरस जो है कहते थे, वो भी जो है इनके वर्शिप का एक माध्यम था। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है एनिमल्स या ट्रीज़ और या तो
पशुपति महादेव, मदर गॉडेस, लिंगम, ये सब विभिन्न प्रकार के इनके रिलीजियस जो है वर्शिप के माध्यम थे। इन ये रिस्पेक्टेड जो चीज़ें थी जिनका ये लोग वर्शिप करते थे। वर्शिप को देखने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग कैसे वर्शिप करते थे, तो लोग मूर्ति पूजा भी करते थे, पशुओं और पक्षियों और विभिन्न प्रकार के पेड़ों की भी जो है पूजा करते थे। जबकि इसके अलग मेसोपोटामिया और इजिप्ट में टेम्पल हुआ करते थे। मेसोपोटामिया और इजिप्ट जो इनकी इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी उसमें टेम्पल भी होते थे और जो गॉड होते थे वो टेम्पल में प्लेस्ड किए जाते थे या उनका स्थान जो है टेम्पल में हुआ करता था। जबकि ऐसा कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट दोनों में टेम्पल के साक्ष्य मिले हैं और गॉड को जो मूर्ति होती थी उसको टेम्पल में प्लेस्ड किया जाता था, रखा जाता था। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं कि वो मृत शवों के साथ क्या करते थे, कैसे जो है संस्कार, अंतिम संस्कार वो करते थे मृत लोगों का। तो कुछ जगहों पर जैसे कालीबंगन और लोथल में फायर अल्टर्स भी मिले हैं और हड़प्पा में कॉफिन्स मिले हैं और बहुत जगह पे जो है बरियल्स मिले हैं। कहीं कहीं पे जो है ऐसे ऐसे बरियल्स मिले हैं जिसमें उनके शवों के साथ साथ जो है कॉमन यूज़ की चीज़ें जैसे फूड, पोट्री और कहीं कहीं पे ऑर्नामेंट्स और लग्जीरियस गुड्स भी रखे जाते थे। और जो कि सेम अगर कहें तो इजिप्ट सिविलाइजेशन में पाए गए बरियल्स में भी सेम चीज़ें मिलती जुलती हैं। वहाँ भी जो जिनको बरीड किया जाता था उनके साथ जो है उनकी यूज़ की चीज़ें जो है वो रखी जाती थी। तो अगर हम इनके दाह संस्कार को देखें या अंतिम संस्कार को देखें तो वो डेड बॉडी को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते थे और इसके बाद with common used goods like food, pottery, ornaments and different things. तो उनके साथ साथ जो है मृत शव के साथ साथ फूड, पोट्री और ऑर्नामेंट्स भी जो है वो बरीड करते थे। अब इनके अगर हम बरियल को या इनके क्रिमेशन को देखें तो ये 3 टाइप्स के बरियल्स को जो है फॉलो करते थे। यानी पहला जो होता था जिसको कंप्लीट बरियल कहते थे, यानी पूरी जो है डेड बॉडी को इन सब के साथ जो है चीज़ों के साथ वो बरी कर देते थे। इसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शनल बरियल, यानी आंशिक, यानी कि पहले जो है मृत जो शरीर होता था उसको खुले जो है वातावरण में, इन्वायरमेंट में छोड़ देते थे और उसका जब पशु पक्षी भक्षण कर लेते थे, खा लेते थे मांस वगैरह, तो बची कुची जो हड्डियां होती थी उनको इकट्ठा करके फिर उसको बरी कर देते थे, वो फ्रैक्शनल जो है फ्रैक्शनल बरियल या पार्शियल बरियल जिसको कहते थे। थर्ड जो इनका बरियल का मेथड था दफनाने का, वो क्रीमेशन
फॉलोड बाई बरियल ऑफ असेस, यानी कि वो पहले जो है शवों को या डेड बॉडी को जलाते थे, फिर इसके बाद उनकी जो राख होती थी उसको क्या करते थे, दफना देते थे। तो इनका जो बरियल होता था वो कंप्लीट यानी पूर्ण तरीके से दफनाते थे पूरी बॉडी को, और फ्रैक्शनल पहले वातावरण में छोड़ देते थे, फिर जब उनके मांस वगैरह को पशु पक्षी खा लेते थे तो बची हुई बोन्स को इकट्ठा करके फिर वो बरी कर देते थे, जिसको फ्रैक्शनल या पार्शियल बरियल कहते थे, और क्रीमेशन फॉलोड बाय बरियल्स ऑफ असेस। और हड़प्पा में कॉफिन्स मिले हैं, जिसमें ये दिखाता है कि शवों को जो है कॉफिन्स, जो ईसाइयों में और जगहों में होता है, जिसमें लकड़ी संदूकों में बंद करके भी जो है दफनाया गया है। और इसके बाद लोथल में पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल बरियल भी मिला है, यानी कि कहीं कहीं पे जैसे कि लोथल में एविडेंस मिला है कि वहाँ पे मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल को एक साथ जो है वो बरीड करते थे। तो कॉफिन्स हड़प्पा में मिले, जिससे ये पता चलता है कि लोग उनको संदूकों में भी रखे, उनके साथ ये फूड पॉटरी ऑर्नामेंट्स और डिफरेंट टाइप्स के जो है उनके जनरल गुड्स को रख के उनको जो है दफनाते थे। और इसके बाद लोथल में फायर अल्टर्स भी मिले हैं, जिसमें ये पता चलता है कि वो लोग जो है कल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस को भी प्रैक्टिसेस करते थे, यानी बलिदान बलि प्रथा भी जो है उनके समय में क्या थी, फ्लोरिस्ड थी। कल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस, लोथल फायर अल्टर। यानी लोथल में जो है फायर अल्टर्स मिले हैं और भी विभिन्न जगहों पे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो जो है सेक्रीफाइस यानी बलि जो है की प्रथा भी चलाते थे। साथ साथ जो है वो शवों का दोनों प्रकार से जो है अंतिम संस्कार करते थे, यानी कि उनको बरीड भी करते थे और शवों को जो है वो जलाते भी थे। इस प्रकार से ये आपका रिलीजियस फीचर्स रहा हड़प्पन सभ्यता का। अब इसके बाद हम जो है हड़प्पा के वेट मेजर्स को देखते हैं कि हड़प्पा वासी कैसे कैसे वेट और मेजरमेंट के तरीके को अपनाते थे। तो अगर हम वेट और मेजर्स को देखें तो हड़प्पन सभ्यता में जो है वेल इस्टेब्लिश जो है वेट और मेजर्स का तरीके थे, और इस वेट और मेजर्स का वो यूज़ जो है प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट के लिए करते थे। फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। अब बात आती है किस टाइप के जो है वो वेट को यूज़ करते थे। तो इनका जो वेट मेजरिंग होता था वो बाइनरी सिस्टम में होता था। बाइनरी सिस्टम के यानी वो बाइनरी सिस्टम का यूज़ करते थे, जिसमें लोअर डिनोमिनेशन 1, 2, 8, 16, 64 एंड सो ऑन ऐसे होता था। और इसके बाद वो यानी कि 16 के रेशियो में जो है इनका बाइनरी सिस्टम में वेट और मेजरमेंट होता था।
दूसरी बात ये डेसिमल सिस्टम का भी यूज़ करते थे, जो कि 160 और उसके मल्टीपल्स में होता था। अब दूसरी बात, कुछ स्टिक्स भी मिली है जिससे ये पता चलता है कि ये मेज़रमेंट यानी कि लेंथ भी जो है और ब्रेथ का भी मेज़रमेंट ये करते थे। कांसे की बनी जो है स्टिक्स जो है इसका बेस्ट उदाहरण है कि ये मेज़रमेंट को भी जानते थे और उसका यूज़ जो है करते थे। बेसिकली इनके जो मेज़रमेंट या वेट के जो तरीके होते थे या जो जिससे ये मेज़रमेंट या वेट करते थे वो लाइमस्टोन, स्टेटाइट, ब्रॉन्ज और क्यूबिकल शेप में होते थे। तो ये बात रही इनके वेट और मेजर्स की। अब इसके बाद हम जो है हड़प्पा सील के बारे में जो है पढ़ेंगे, देखेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस सिविलाइजेशन का था, जिससे जो है इसकी स्क्रिप्ट के बारे में भी पता चलता है, साथ ही साथ इसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में भी पता चलता है। क्यों? क्योंकि इन जो सील्स थी वो विभिन्न क्षेत्रों में पाई गई हैं, जैसे मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, इजिप्ट, ईरान, अफ़गानिस्तान, इन क्षेत्रों में जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनका जो ट्रेड था ये इन क्षेत्रों पे या इनका संपर्क इन क्षेत्रों से था। तो सील के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इनके सील की क्या विशेषताएं थी। हड़प्पन सील जो है वो स्टेटाइट की बनी होती थी और गोल्ड की बनी होती थी, ब्रॉन्ज की बनी होती थी, कॉपर की भी बनी हुई होती थी। मेड ऑफ स्टेटाइट, गोल्ड की भी होती थी, ब्रॉन्ज की भी होती थी और कॉपर की भी होती थी, जो कि एक अथॉरिटी का काम करती थी, वर्क एज अथॉरिटी स्टैम्प। यानी कि ये ट्रेड में जो है एक पर्टिकुलर कोई मर्चेंट अगर उस समय का था तो वो क्या करता था, अपनी सील रखता था और उसकी सील की अपनी यूनिक जो है या तो किसी का नेम होता था या किसी भी जो है एनिमल या किसी का चिन्ह होता था, जो कि उसके लिए यूनिक होता था। और वो क्या करते थे कि अपना जो भी सामान एक्सपोर्ट करते थे उस पे जो है कुछ वेट या गीला जो है कोई चीज़ रख के और उस पे जो है सील का इम्प्रेशन या स्टाम्प लगा देते थे। और जो है पर्टिकुलर वो एरिया में जब जाता था तो अगर उसकी सील को देखते थे वो लोग तो वो लोग जान जाते थे कि ये पर्टिकुलर जो है प्लेस से या उस मर्चेंट या उस जो है पर्टिकुलर व्यापारी के यहाँ से ये चीज़ आई है। यानी कि ये स्टाम्प एज ए स्टाम्प जो है सील को यूज़ किया जाता था और ये पर्टिकुलर पर्सन की अथॉरिटी को भी क्या करती थी, बताती थी कि ये चीज़ इस पर्टिकुलर जो है पर्सन से रिलेटेड है। दूसरी बात कि कभी कभी सील्स का यूज़ जो है एमुलेट्स के लिए भी किया जाता था, उपहार वगैरह देने के लिए भी किया जाता था। और ये सील, सबसे बड़ा योगदान इन सील का ये है कि इन सील से जो है हड़प्पा के स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है कि स्क्रिप्ट उसकी कैसी थी। तो आगे हम अभी इसके बाद स्क्रिप्ट को भी पढ़ेंगे। बाकी आइए देखते हैं कि कौन कौन से जो है पिक्चर्स या चिन्ह इन सील पे बने होते थे। तो अगर सिंबल की बात करें कि कौन कौन से चिन्ह इन सील पे जो है वो डेकोरेट होते थे या बने हुए होते थे, तो उसमें वन हॉर्न एनिमल, यानी कि वन हॉर्न एनिमल जो है एक सींग वाला पशु भी जो है उस पे बना होता था। दूसरी बात बुफेलो,
टाइगर्स, यानी बुफेलो, टाइगर्स और गोट्स, एलिफेंट, एंटीलूप्स, और राइनोसेरस के भी जो है यानी गैंडे का भी जो है ये लोग चिन्ह अपने सील्स पे बनाते थे, जिससे पता चलता है कि इन एनिमल्स के बारे में इन लोगों को जानकारी उस समय थी। अब इसके बाद हम हड़प्पा के सील को देखने के बाद आइए देखते हैं हड़प्पा की स्क्रिप्ट कैसी थी, और एट लास्ट देखते हैं कि हड़प्पा का डिक्लाइन कैसे हुआ। अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट की बात करें तो ये पिक्टोग्राफिक और लोगोस्लैविक थी। पिक्टोग्राफिक मतलब चित्रात्मक थी, इसमें चित्रों को बनाया गया है, और विभिन्न चित्र जो है किसी किसी जो है चीज़ को या किसी किसी पर्टिकुलर जो है इवेंट्स के बारे में जो है डिपिक्शन देते हैं या उसके बारे में बताते हैं, लेकिन अभी तक इस जो है स्क्रिप्ट को जो है पढ़ा नहीं जा सका है। जबकि इसके अदर हैंड जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो स्क्रिप्ट होती थी वो कनिफॉर्म होती थी, यानी कीलकारी होती थी। यानी कनिफॉर्म या कीलाक्षर का जो है उपयोग करके जो स्क्रिप्ट बनाई गई थी, किसकी? मेसोपोटामिया की। इजिप्ट की जो स्क्रिप्ट थी वो हायरो ग्राफिक्स थी, यानी कि इनकी जो भी चित्रात्मक थी लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह नहीं थी। इनमें जो है अलग अलग जो है सैक्रेड चित्रों का उपयोग किया गया है। तो अगर हम इजिप्ट के जो स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो इजिप्ट की जो स्क्रिप्ट होती थी वो पेम्पिरस पे लिखी जाती थी, जबकि मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट थी वो इम्प्रेस्ड ऑन वेट मटेरियल। यानी कि गीले जो है टैबलेट्स होते थे उस पे जो है मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट को इम्प्रेस्ड किया जाता था दबा के, या उस पे उद्गृत किया जाता एज ए इंस्क्रिप्शन जो है उनकी स्क्रिप्ट थी। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट में रही। और जबकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो बेसिकली सील पे बनी होती थी, इंस्क्रिप्टेड ऑन सील्स। सील्स पे जो है इसका उत्करण जो है अलंकरण किया जाता था। अब इसके बाद अगर हम लिखने की शैली की बात करें, राइटिंग की, तो ये लिप जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट वो ब्रूस्ट्रोफेडन थी, यानी कि सर्पीलीकार थी, यानी सर्प के आकार में लिखी जाती थी। राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू
राइट, यानी कि इधर से शुरू किया जाता था राइट से लेफ्ट, और फिर अल्टरनेट लाइन में लेफ्ट टू राइट, यानी सर्प के आकार से ऐसे ऐसे जो है इनकी लिप को लिखा जाता था, यानी राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट, अल्टरनेट लाइन में, अलग अलग लाइन में। पहले शुरुआत राइट से की जाती थी, फिर इसके बाद लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, ऐसे जो है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जो है इनकी लिप को लिखा जाता था। और आज तक जो है इनकी लिप को जो है डिस्फर्ड या पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरी बात, जो इनकी लिप थी वो बहुत ही वर्णात्मक या जो है बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं थी एज़ कम्पेयर टू मेसोपोटामिया और इजिप्ट, जबकि उनकी जो स्क्रिप्ट थी मेसोपोटामिया और इजिप्ट की स्क्रिप्ट वो बहुत ही लेंदी और डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है या स्क्रिप्ट है वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। कहीं कहीं पे बहुत कम कम जो है पिक्टोग्राफ या जो चित्रों का यूज़ किया गया है, और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा किसी किसी लाइन में मिले हैं। तो इस प्रकार से जो है नॉट मोर डिस्क्रिप्टिव देन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन। अब इसके जो है इस स्क्रिप्ट को देखने के बाद आइए हम जो है काजेज ऑफ डिक्लाइन को देखते हैं कि कैसे जो है मिस्र की इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता का जो है विनाश हुआ। तो अगर हम इनके डिक्लाइन की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसके बहुत सारे जो है काजेज़ जो है डिफरेंट हिस्टोरियंस के द्वारा दिए गए हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण काजेज़ के बारे में हम बात करेंगे। इसमें पहला अगर काजेज़ की बात करें तो फ्लड। कुछ लोगों ने कहा कि जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई, जिससे जो है ये सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि आर्यन का इन्वेजन होने के कारण जो है ये सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि इंडस रिवर ने अपने जो है फ्लो वेज को या रास्ते को चेंज कर दिया, अपने कोर्स को चेंज कर दिया, जिससे जो है यहाँ के जो फर्टाइल प्लेन थे वो इनफर्टाइल हो गए, और वहाँ जो है खाने पीने की चीज़ों की उपज ख़त्म हो गई, जिससे ये सिविलाइजेशन क्या हो गई, ख़त्म हो गई। कुछ लोगों का कहना था चेंज इन क्लाइमेट। चेंज इन क्लाइमेट लोगों का कहना था कि जो धीरे धीरे वहाँ की क्लाइमेट जो है चेंज होती गई, और डेजर्ट टाइप क्लाइमेट में, जो कि आज देखें अगर तो डेजर्ट टाइप की क्लाइमेट मिलती है, एरिड क्लाइमेट में जो है उसका कन्वर्जन हो गया, जिससे वहाँ की फर्टिलिटी जो है प्लेन्स की ख़त्म हो गई, और लोगों की जो क्रॉप्स की फर्टिलिटी थी या क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे वो ख़त्म होने लगी, जिससे जो है उस सभ्यता का धीरे धीरे विनाश हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ या घटनाएं हुई, जैसे अर्थक्वेक आ गया हो, उससे भी जो है इस सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि लो रेनफॉल, इसकी भी वजह से उस सभ्यता का विनाश हो गया। तो ये कुछ मेजर जो है कारण थे, जिससे जो है ये पता चलता है कि इस सभ्यता का इन चीज़ों के कारण या इन काजेज़ के कारण जो है विनाश हुआ है। अब डिक्लाइन को देखने के बाद कुछ रीसेंट डेवलपमेंट जो है अभी हाल ही में हड़प्पन सभ्यता से रिलेटेड हुए हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं, जो करंट अफेयर्स का पार्ट है।
अगर रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ ऑब्जर्व रिसर्च करके ये चीज़ अनकवर्ड की है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 8000 ईयर्स ओल्ड थी। आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 ईयर्स ओल्ड, और ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है, या ऑब्जर्वेशन दिया गया है आईआईटी खड़गपुर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है कि ये 8000 ईयर्स जो है ओल्ड थी, ना कि 5500 ईयर्स ओल्ड। और इसके बाद इन्होंने बताया कि ये सभ्यता जो है मेसोपोटामिया और इजिप्ट से बहुत पुरानी थी। हो सकता है कि मेसोपोटामिया या इजिप्ट की सभ्यता जो है इनसे बहुत बाद में जो है डेवलप हुई, यानी कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये इससे भी मेसोपोटामिया और इजिप्ट सभ्यता से भी क्या है पुरानी मानते हैं। तो ये कुछ रिसेंट जो है डेवलपमेंट इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहा। अब इस रिसेंट डेवलपमेंट को देखने के बाद आइए हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगरों को देखते हैं या साइट्स को देखते हैं, उनकी डिस्कवरी किसने किया और वो किस रिवर के जो है किनारे बसे हुए थे, और उनकी स्पेशलिटी यानी क्या क्या रिमेन्स जो है वहाँ पे मिले हैं जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन